हेलो बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी 5th क्लास है, सेम टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट क्लास में हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और आगे है जो हम इस क्लास में करेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस क्लास में हमें करना है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए क्या लिखा है वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो जो सेल है और जो बैटरी है वो क्या एक सोर्स है जहां से हम एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले सकते हैं। आगे लिखा है द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स that sets the electrons in motion to flow the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery। तो जो बैटरी है या जो सेल है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं उसका पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं और जो मोशन है इलेक्ट्रॉन का वो कहलाता है करंट। और ये करंट फिर थ्रू रजिस्टर्स या सिस्टम्स ऑफ रजिस्टर्स मूव होता है। क्लियर हो गया? आगे है वी हैव आल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 that to maintain the current the source has to keep expanding its energy। तो अगर आप चाहते हैं कि जो करंट है वो मेंटेन हो तो उसके लिए जो एनर्जी है वो एक्सपेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक बार एनर्जी दे दी आपने और काम हो गया, तो कंटिन्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब क्वेश्चन बनता है कि वेयर डज दिस एनर्जी गो। तो अब अगर जैसे कि हमें पता है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो एनर्जी जा कर रही, ये क्वेश्चन बनेगा, नेचुरल सी बात है। तो अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी is maintaining the current may be consumed into useful work, like in rotating the blades of an electric fan। तो कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है जो यूज हो रही है उसमें से कुछ यूजफुल एनर्जी के तरीके से यूज हो रही है, जैसे कि मानो फैन हमने चलाया तो फैन घूम रहा है, हमें हवा मिल रही है, और कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। अब ये वेस्ट किस फॉर्म में हो रही है ये हम आगे देखते हैं। The rest of the source energy may be expended in heat to raise the temperature of gadget। और जो दूसरा जो वेस्टेज है वो है जो भी गैजेट हम यूज कर रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो आपने फील किया होगा मोबाइल को, लैपटॉप को, जब हम उन्हें यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाती है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके वेस्टेज की वजह से ऐसा होता है। We often observe this in our everyday life। तो अक्सर हम ये फील करते हैं। For example, an electric fan becomes warm if used continuously for longer time, etc। जैसे कि एक पंखे को अगर हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ये एक एग्जांपल है। On the other hand, if the electric circuit is purely resistive, that is a configuration of resistors only connected to a battery, the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat। और अगर हमने सिर्फ एक रजिस्टर को ही कनेक्ट किया है सर्किट में तो जो एनर्जी है वो सारी की सारी हीट के फॉर्म में ही डिसिपेटेड होगी।
यानी कि सारी की सारी जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट। और ये जो इफेक्ट है, दिस इज नोन एज द heating effect of electric current, and this effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron और etc. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन में हम इसी इफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था ये। आगे देखते हैं। कंसीडर अ करंट आई, करंट को हम आई से लिखते हैं, फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, किसी भी रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस, और टाइम को टी से और चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्क डन in moving the charge Q through a potential difference V is V2. तो जो वर्क डन होता है वो होता है VQ. Therefore, the source must supply energy equal to VQ in time t. Hence, the power input to the circuit by the source is. तो इस तरीके से जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो पावर हो जाती है VQ अपॉन T। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो होता है W अपॉन T, P इक्वल टू होता है W अपॉन T, और W हमने लिखा VQ, तो ये हो गया VQ अपॉन T। ठीक है, और इसमें जो Q अपॉन T है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हो गया VI। ठीक है, तो इस तरीके से पावर का फॉर्मूला हमारे पास मिल गया, एंड दैट इज P इक्वल टू VI। तो ये एक और फॉर्मूला हमें मिला है पावर कैलकुलेट करने का, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों क्या है। इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में है, और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज p into t, दैट इज vi into t। तो जो एनर्जी है वो क्या है? वो है पावर इंटू टाइम। ऐसे ही होगा ना। अभी मैंने देखो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि जो पावर होती है वो होता है W अपॉन टी। तो W क्या होगा? W हो जाएगा P इंटू टी। तो वर्क और एनर्जी बोथ आर सेम, तो W लिखो या E लिखो, बात सेम है। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से जो एनर्जी हो गई वो हो गई VIT। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे लिखा है व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, and this energy gets dissipated in the resistor as heat। तो जो रजिस्टर है वो गर्म हो जाता है, हीट के फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। एंड थस फॉर अ स्टीडी करंट I, the amount of heat H produced in time t is H is equal to VIT। तो इस तरीके से हमने जो एनर्जी है, क्योंकि वो H है, हीट एनर्जी है, तो दैट इज VIT। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे है एक सर्किट बनाया हुआ है और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। देखा है, अप्लाइंग ओम्स लॉ इक्वेशन 12.5 वी गेट
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये तो वही चीज हो गई। ऊपर क्या लिखा था? ऊपर लिखा था H इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई और टी। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी होता है आई आर, वी इक्वल टू आई आर होता है ना। ओके, अच्छा वो ऊपर मैंने थोड़ा सा गलत किया, वी आई टी था, मैंने वी आई आर लिख दिया, स्लिप ऑफ पेन, वी आई टी। तो वी की जगह हमने आई आर लिखा और आई और टी। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा बन गया आई स्क्वायर आर टी। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया हीट का। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके आगे लिखा है दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये जो फॉर्मूला बना ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये याद रखना है। इसके आगे लिखा है द लॉ implies that heat produced in a resistor is number one directly proportional to the square of current for a given resistance. Number two, directly proportional to resistance for a given current. और तीसरा है directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. तो आप देख सकते हैं कि I जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है और R जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है और T भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आ रहा है। यानी कि आई आर टी में से कुछ भी बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ जाएगी। आगे है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस is connected to a known voltage source, equation 12.21 is used after calculating the current through it using the relation I is equal to V upon R। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए, जो कि होता है V और R का रेशियो। इसके बाद बच्चों एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स तो नॉर्मली हम नहीं करते, बट अगर आप बोलेंगे तो एग्जांपल्स भी किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए या तो मेरे नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भाई व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसके आंसर में आप ये देख सकते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट है उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है क्योंकि वो अलॉय से बनाए जाते हैं, जबकि जो कॉर्ड होती है वो एक अच्छी कंडक्टर होती है, यानी कि उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। और जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पीछे कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर R बढ़ेगी तो H भी बढ़ेगी। तो ये इसका आंसर है। सेकंड इसमें दे रखा है कि कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference 50 volt। तो हमें H कैलकुलेट करना है, H, और H क्या है? वी आई टी, वी आई और टी। ओके, और इस केस में देखिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है आई जो होता है वो होता है क्यू अपॉन टी। तो आई की जगह अगर हम क्यू अपॉन टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी इंटू क्यू, क्योंकि टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आप पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप डायरेक्टली चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हीट मिलेगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, तो आर दे रखे, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई भी दे रखा है, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, टी भी दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाया जा सकता है? एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर और टी। तो आई आपको दे रखा है, आर भी दे रखा है, टी भी दे रखा है। तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट योर आंसर। ओके, इसके बाद बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी। लिखा है प्रैक्टिकल अप्लायंस एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ देखिए, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो हीट तो जनरेट होगी होगी, ठीक है। इन मैनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल। ज्यादातर केसेस में क्या है कि ये जो हीट जनरेट हो रही है ये अनडिजायरेबल है, एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। क्योंकि जब हीट जनरेट होगी तो हीट एक एनर्जी है, वो किसी ना किसी एनर्जी के कन्वर्जन से ही होगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। In electric circuits, the unavoidable heating can increase the temperature of the components and alter their properties. कई बार क्या होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अल्टर हो जाती हैं। However, heating effects of electric current has many useful applications. जबकि बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशन भी हैं। The electric laundry iron, electric toaster, electric oven, electric kettle, electric heater are some of the familiar devices based on joule heating. तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्या कहते हैं, हर केस में वेस्टेज ही हो रही है। कई सारे जो अप्लायंसेस हैं वो यूज भी कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट को। उसमें एक तो अपनी घर वाली आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन और इलेक्ट्रिक केटल। इसके बाद लिखा है द इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोडक्शन का काम। Here the filament must retain as much of the heat generated as is possible so that it gets very hot and emits light. तो बल्ब में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, उसके थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये गर्म हो जाता है, ग्लो करने लगता है, उसी से लाइट चलने लगती है। इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर, क्योंकि जब गर्म होगा तो कहीं मेल्ट ना हो जाए, उसके लिए अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट। तो जो बल्ब फिलामेंट्स होते हैं वो ऐसी मेटल्स के बनाए जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस। द फिलामेंट शुड बी thermally isolated as much as possible using insulating support। ठीक है, और उसको हम थर्मली इंसुलेटेड बनाते हैं जिससे कि वो हीट को ज्यादा पास ना करे। The bulbs are usually filled with the chemically inactive nitrogen and argon gas to prolong the life of filament। और जो बल्ब होते हैं उनको जनरली नाइट्रोजन और आर्गन के साथ फिल कर देते हैं जिससे कि किसी तरीके की केमिकल रिएक्शन ना हो।
and most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiated. ठीक है? Most of the power consumed by the filament appears as heat, but a small part of it is in the form of light radiation. तो हम ये देखते हैं कि बल्ब से लाइट तो एमिट होती है, साथ में बहुत सारी हीट भी जनरेट होती है। आजकल जो एलईडी बल्ब्स हैं उनमें हमने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की है जिससे कि जो हीट एनर्जी है वो कम से कम हो, जिसकी वजह से हमारा पावर कंजम्पशन काफी कम हो। ओके, सो अनदर कॉमन application of tools heating is the fuse used in electric circuits. It protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the device. It consists of a piece of wire made of a metal or an alloy of appropriate melting point, for example, aluminum, copper, iron, lead, etc. ठीक है? तो जो दूसरा यूज है वो है फ्यूज में। तो फ्यूज में क्या होता है कि एक वायर होता है जो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर जाता है तो मेल्ट हो जाता है और सर्किट आपका ब्रेक हो जाता है। तो ये बहुत यूजफुल होता है। ये आपका किसी भी तरीके का जो एक्सीडेंट हो सकता है शॉर्ट सर्किट से वो नहीं होना। ओके, इसके आगे लिखा है it consists of a piece of wire made of metal and alloy of appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron, lead, etc. ठीक है? इसके आगे है बच्चों, if a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases and this melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge of porcelain or similar material with metal ends. ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। And the fuses used for domestic purposes are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, and 10 ampere for an electric iron which consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt. ठीक है, तो P दे रखी है आपको और V दे रखी है। करंट ऑफ देखो कैसे निकालेंगे करंट हम, P इक्वल टू V आई। तो I निकालने के लिए P अपॉन V करना पड़ेगा, यानी कि 4.54 एम्पियर रिक्वायर्ड है will flow in the circuit. In this case, a 5 ampere fuse must be used. अब क्योंकि 4.54 एम्पियर तो चाहिए, तो इसका मतलब 5 एम्पियर वाला फ्यूज आप यूज कर सकते हैं। अगर मोर देन 5 जाएगा तो ये फ्यूज मेल्ट होगा और आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या कहती है कि यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क is power and this is also the rate of consumption of energy. तो पावर जो है या तो रेट ऑफ डूइंग वर्क कह लीजिए या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, एक ही बात। इक्वेशन 12.21 gives the rate at which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit, and this is also termed as electric power. The power P is given by P is equal to VI or P is equal to I square R or V square upon R. ठीक है? And the SI unit of electric power is watt, W, and it is the power consumed by a device
that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी 1 वोल्ट की। तो मैं मार्क कर रहा हूँ, आप याद कर लो। देखिए यहाँ से it is the power consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at a potential difference of 1 volt. तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद है 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट 1 एम्पियर और 1। आगे देखते हैं, ये देखिए ये फॉर्मूला क्या है 1 वोल्ट का। 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, that is 1 VA। और आगे ये भी देख सकते हैं, देखिए लिखा है, यहाँ से देखते हैं, the unit watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt, and it is equal to 1000 watts. Since electrical energy is the product of power and time, the unit of electric energy is therefore watt hour. Okay, WH. 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. The commercial unit of electric energy is kilowatt hour, commonly known as unit. तो जो हमारे घर का बिल आता है ना 1 यूनिट 2 यूनिट, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। और इसको जब हम जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो ये हो जाएगा 1000 किलोवाट का मतलब 1000 वाट और 1 आवर का मतलब 3600 सेकेंड्स। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये है कमर्शियल यूनिट, यानी जिससे हमारे घर का बिल बनता है। ओके, इसके बाद ये देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, थोड़ी सी काम की है, तो पढ़ लेते हैं। लिखा है मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस इज रॉन्ग। We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electric gadgets like electric bulb, fan, engines. We pay for the energy that we use. ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन कंजम्पशन के पैसे नहीं दे रहे, हम उस एनर्जी के पैसे दे रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है। ओके, और ये देखो इन टेक्स्ट के लास्ट क्वेश्चन हैं, तो ये देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। ठीक है, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि P इक्वल टू VI होता है। ओके, तो यहाँ पे व्हाट डिटरमिन्स द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो एनर्जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू VI पावर, और एनर्जी के लिए इट इज P इंटू T। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या पावर ही होगी। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, यानी कि I दे रखा है, 220 वोल्ट यानी कि V दे रखा है। डिटरमिन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो पावर के लिए बच्चों P इक्वल टू VI से निकाल लेना, डायरेक्ट ही निकल जाएगा। P इक्वल टू VI कर देंगे, P इंटू I, है ना। और एनर्जी कंज्यूम के लिए P इंटू T कर देंगे।
P into T. That is energy कंज्यूम। ठीक है, तो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए हैं और ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। और आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इंटेक्स के क्वेश्चंस प्रॉपरली करेंगे, विद स्टेप्स करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो बैक एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। ठीक है, और ये तो देखो वही चीजें हैं जो हमने चैप्टर में रीड की हैं, तो ये तो जरूरत नहीं है इसकी तो हमें दोबारा से करने की। लेकिन हाँ, इंटेक्स के क्वेश्चंस और बैक एक्सरसाइज हम प्रॉपरली करेंगे। ओके, तो ये हमारी 5th क्लास और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। और अब 1-2 क्लासें और रखेंगे हम इसी टॉपिक की, और उसमें हम करेंगे इंटेक्स क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज। ओके, तो तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज करो, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो मेरे साथ डिस्कस करो, और उसके बाद अपना ये चैप्टर अच्छे से तैयार करो, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ओके, थैंक यू वेरी मच।